हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवां स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको क्लास 11 12 की बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जैसे जैसे क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम आपके पास में आएंगे, हम बहुत सारी केस स्टडीज आपके लिए लेके आने वाले हैं। बहुत सारे तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम आपसे बातचीत करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे, किस तरीके से पेपर एग्जाम में आता है और किस तरीके से आपको केस स्टडीज को हैंडल करना है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस 4 चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से उन चैप्टर 4 को रिवीजन करें, 1 2 3 4 को। और अगर अभी तक आपने ऑर्गेनाइजिंग के लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे भी प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने मीनिंग समझा था, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है। देन हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से, दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और लास्ट क्लास में हमने इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को समझा था। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइजिंग की आखिर क्या इंपॉर्टेंस है या क्या उसकी सिग्निफिकेंस है एक बिजनेस को ग्रोथ देने। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? चलिए, तो आज हमें बात करना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें मैनेजरल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर स्पेसिफाई किया जाता है रिलेशनशिप को बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्स। लोग कौन होंगे, काम क्या होगा, रिसोर्सेस क्या होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन होती है नेटवर्क ऑफ जॉब्स, पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आपकी क्या जॉब है, आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या अथॉरिटी है। इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कहते हैं। विलियम एच न्यूमैन की डेफिनेशन थी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डील करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एंटरप्राइज। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अरेंजमेंट होते हैं उन्हें अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। एक फ्रेमवर्क होता है बच्चों ये, जिसमें मैनेजरल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें लोगों को काम दिखाए जाते हैं, उनको रिसोर्सेज बताए जाते हैं, कैसे क्या करना है। ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिलती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। आज की क्लास में हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज टू बी परफॉर्म, क्या क्या फंक्शन हमें परफॉर्म करने हैं उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर डिवाइड किया जाता है उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट पे हम डील कर रहे हैं उस बेसिस पर हम डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइड करते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज फंक्शनल एंड द सेकंड वन इज डिविजनल। आज की क्लास में हमें जो स्ट्रक्चर पढ़ना है बेटा, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में समझना है कि आखिर फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसे हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड कहते हैं। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फंक्शनल स्ट्रक्चर? When activities and jobs are grouped keeping in mind the function, जब एक्टिविटीज और काम को एक ग्रुप में किया जाता है दिमाग में उनके फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए, उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। सर जैसे इन अ मैनेजमेंट कंसर्न वर्क इज डिवाइडेड इन इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैनेजमेंट के अंदर वर्क को डिवाइड किया जाता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस में। जैसे प्रोडक्शन एक फंक्शन है, परचेज एक फंक्शन है, मार्केटिंग है और पर्सनल है। दीज डिपार्टमेंट में भी फ्यूचर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। इन डिपार्टमेंट को भविष्य में सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है और इनको डिवाइड इस बेसिस पर किया जाता है कि सेम तरीके की जो एक्टिविटीज है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आ जाए। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, प्राइसिंग डिपार्टमेंट होता है। तो इनको फ्यूचर में डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग सेक्शंस में। इससे क्या होता है, एक्टिविटीज और जो जॉब्स होती है वो उनके बेसिस फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो फंक्शनल एक्टिविटीज क्या होती है? जब एक्टिविटीज और जॉब्स को एक ग्रुप में बनाया जाता है कीपिंग इन माइंड द फंक्शन, उसके फंक्शन को दिमाग में रखते हुए, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पे अपने दिमाग में सेट करनी होगी। क्लियर है? व्हाट आर द एडवांटेजेस और मेरिट्स और बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? पहला, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। एक ही तरीके के जो काम होते हैं या एक ही नेचर के जो काम होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में, उसे एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है बेटा, जो एम्प्लॉयज होते हैं जो सिमिलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं
वो बेस्ट तरीके से उसे परफॉर्म कर पाते हैं। यानी कि एक सिमिलर नेचर के काम को आप एक डिपार्टमेंट के अंडर में डाल देते हो, जिससे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उसे बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। सेकंड मेरिट इज इजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक ही टास्क, सिमिलर टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं सेम डिपार्टमेंट के अंदर, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज के बीच में कंट्रोल बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, क्योंकि सेम टास्क को ही परफॉर्म किया जा रहा है सेम डिपार्टमेंट के अंदर। तो इससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से स्टैब्लिश हो पाता है, और बिजनेस के जो फंक्शंस हैं वो स्मूथली रन हो पाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई बेटा आप लोगों को? थर्ड मेरिट इज मैनेजरियल एफिशिएंसी। क्या बात होती है बेटा, इससे क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिससे प्रॉफिट क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, उसकी वजह से जो एक ही काम को बार बार करने वाली प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें ओवरलैपिंग होता है, वो मिनिमम हो जाता है, जिससे क्या होता है बेटा, बिजनेस की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होती है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। सो दीज आर दी 4 मेरिट्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। 5 और 6 भी है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होती है। सेकंड हमने पढ़ा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना रहता है। थर्ड, मैनेजर की एफिशिएंसी निकल के आती है और बिजनेस की इकोनॉमी बढ़ती है। फिफ्थ इज ट्रेनिंग ईजियर। एक ही एम्प्लॉय को एक ही रेंज ऑफ स्किल के ऊपर फोकस करना है। भाई एक डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर नेचर के काम को आपने डाल दिया, तो जो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग होगी वो इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स के ऊपर ही क्या करना है, फोकस करना है। एंड द लास्ट इज एंश्योर्स अटेंशन। इट एंश्योर द डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मैनेजर उस पर सभी पे बराबर बराबर अटेंशन देता है, किसी को भी इग्नोर नहीं करता है। तो यहाँ पे अटेंशन जो होता है वो भी प्रॉपर तरीके से इंश्योर हो पाता है, और ट्रेनिंग जो होती है वो भी प्रॉपर तरीके से ईजी हो पाती है, क्योंकि एम्प्लॉय को एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स के ऊपर ही क्या करना है, ट्रेन करना है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए बेटा आप? अब देर इज एडवांटेजेस, सो देर इज अ डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखिए, हर एक डिपार्टमेंट जो है इंटरेस्टेड होता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। हर एक डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने टारगेट को अचीव करे, लेकिन कोई डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अचीव नहीं कर पाते हैं, तो इससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन की कमी हमें देखने को मिलती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और कभी कभी यहाँ पे एम्प्लॉयज के बीच में क्लैशेस भी हो जाते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन के अंदर हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। हिंड्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, इसमें क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर सभी वर्कर जो होते हैं वो एफर्ट करते हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट के टारगेट को अचीव कर पाए। तो डिपार्टमेंट के टारगेट को अचीव करने के चक्कर में जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है या धुंधला हो जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाते। इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। भाई पीपल जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके पास स्किल भी सेम है, नॉलेज भी सेम है, तो उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो नैरो हो जाती है, तो वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, किसी भी अदर पॉइंट ऑफ व्यू को वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, चेंजेस को वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, हिंड्रेंस होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, और साथ के साथ इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि सभी एम्प्लॉय सेम स्किल और नॉलेज के होते हैं। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल बैठेगा सर फंक्शनल स्ट्रक्चर? जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज हो, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हो, और ऑपरेशंस में हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो, उन जगहों पर ये फिट बैठता है बेटा कौन? आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में बातचीत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगी। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। आपको बस अच्छी तरीके से पढ़ना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है, नोट्स बनाने हैं। कोई भी परेशानी हो तो हमसे बातचीत करें बेटा आप।
इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। 12th बोर्ड आपकी आने वाली है, 4 महीने का एग्जाम टाइम बच गया है। अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिविजनल स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।